चलो आज हम लोग मैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे। जानते ही हैं मैकेनिक्स के दो पार्ट होते हैं, स्टैटिस्टिक एंड डायनेमिक्स। स्टैटिक्स बोलते हैं जिसे, और डायनेमिक्स। स्टैटिक्स में इसमें कुछ है नहीं, एक भी चैप्टर पता नहीं है कि नहीं है। अब जो भी होगा हम लोग मेनली डायनेमिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। जितने क्या क्या 3 डायमेंशन वो सेकेंड ईयर का थर्ड ईयर में कर दिया गया क्या है इस बार? हाँ 3 डायमेंशन का एक चैप्टर होगा, तो कोई नहीं पढ़ाएंगे सब। आप लोग डालिए हेडिंग डायनेमिक्स में करके। जो पहला चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है सेंट्रल ऑर्बिट। क्या है? सेंट्रल ऑर्बिट। ये होता क्या है देखिए, काफ़ी अच्छा चैप्टर है और इससे क्वेश्चंस तो आते ही हैं। साथ साथ आपके जब आप लोग एमएससी के लिए एंट्रेंस एग्जाम देंगे यहाँ डीडी यूनिवर्सिटी का, तो उसमें एक क्वेश्चन डालते हैं, ठीक है। क्योंकि इस बार भी हम देखे थे तो एक क्वेश्चन डाले थे। अब बात करते हैं कि सेंट्रल ऑर्बिट होता क्या है। चैप्टर का नाम ही है सेंट्रल ऑर्बिट, ठीक है। आप लोग बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किए होंगे घर पे, तो अभी हम बाय एग्जाम्पल बताएंगे कि एक एक डिफिनेशन को समझाएंगे, क्लियर हो जाएगा वहाँ से, ठीक है। सेंट्रल ऑर्बिट पढ़ने से पहले हम लोग को सेंट्रल फोर्स पढ़ना पड़ेगा। क्या? सेंट्रल फोर्स। नाम ही से क्लियर है, सेंट्रल फोर्स। ऐसा फोर्स जो सेंटर की ओर काम करे। क्या? सेंट्रल फोर्स। नाम ही से क्लियर है, सेंट्रल फोर्स। कोई भी ऐसा फोर्स जो सेंटर की ओर कार्य करे, तो ऐसे फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। ये तो हिंदी में एक्सप्लेनेशन हो गया। अब बाकी इसको कैसे हम लोग समझते हैं, ठीक है। जैसे सपोज कर लीजिए ये हम लोग का मान लीजिए हैंड है ना, ऐसे, ठीक है। क्या करते हैं, एक धागा ले लीजिए और उसमें कोई भी पार्टिकल्स सपोज कर लीजिए बांध दीजिए। अब उस धागे को घुमाएंगे तो घूमता है ना, और देखिए घूमता है तो देखते हैं कि वो सर्कल पाथ करता है, सर्किल मोशन करता है, सर्कुलर मोशन करता है। तो आप लोग देखते होंगे ना कि जब हम लोग घुमाते हैं तो हम लोग का हाथ दर्द होता है, नहीं होता है, उंगली दर्द होने लगती है। तो वो जो घूमता पार्टिकल से जो घूम रहा है ना, तो हम लोग की इस फिंगर जो है हम लोग का एक पॉइंट, फिक्स पॉइंट है, क्योंकि इसको तो फिक्स किए हैं, इसे घुमा रहे हैं। अब इस हम लोग के फिंगर की ओर एक फोर्स कार्य कर रहा है, ठीक है। देखिए जैसे इसको घुमाएंगे, हम मान लीजिए ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे घुमाएंगे, ऐसे जाएगा ना सर्कुलर मोशन, देखिएगा यहाँ। तो इस जहाँ हम लोग का फिंगर जहाँ फिक्स पॉइंट किए हैं, इसी और इसी के टूवर्ड्स हम लोग का जो फोर्स कार्य होगा, उसी फोर्स को क्या बोलेंगे? सेंट्रल फोर्स। क्या बोलेंगे? सेंट्रल फोर्स। दैट मीन्स नाम ही से क्लियर है कि ऐसा फोर्स जो सेंटर की ओर कार्य करे, ठीक है। ऐसे फोर्स को हम लोग बोलेंगे सेंट्रल फोर्स। और ये जो फिक्स पॉइंट है, उसको बोलेंगे क्या? सेंटर ऑफ फोर्स, ठीक है। बिल्कुल ये फोर्स का सेंटर है। अब देखिएगा ध्यान से, पहला हेडिंग डालिए सेंट्रल फोर्स। हाँ पहला हेडिंग सेंट्रल फोर्स। होता क्या है? सेंट्रल फोर्स ही बोल रहे हैं। सेंट्रल मतलब केंद्रीय, कोई सेंटर मतलब केंद्रीय होता है ना। सेंट्रल फोर्स देखिए लिखा दे रहा है, ए फोर्स whose line of action always passes through a fixed point, is called सेंट्रल फोर्स। समझ में आया डेफिनेशन? ए फोर्स whose line of action always passes through a fixed point is called central force। अब दूसरा हेडिंग इसी में लिख लीजिएगा, दिस ऐसे नीचे से,
दिस फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ फोर्स। ये जो पॉइंट है, जो फिक्स पॉइंट होगा, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ फोर्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट हेडिंग सेंट्रल ऑर्बिट। सेंट्रल ऑर्बिट, देखिए आप लोग के मैकेनिक्स में 2 ही चैप्टर्स हैं जो काफ़ी अच्छे हैं और इसी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एक सेंट्रल ऑफ फोर्स। ये सेंट्रल ऑर्बिट, ठीक है। सेंट्रल ऑर्बिट क्या होता है? देखिए अभी हम बताए हैं ना कि सपोज कर लीजिए ये हमारा कोई एक फिक्स पॉइंट कर दिए हैं और इसके अराउंड पार्टिकल को मूव करा रहे हैं सर्कुलर मोशन में। ठीक है, किस मोशन में? सर्कुलर मोशन में। ये मान लीजिए यहाँ सेंटर है, तो पार्टिकल जब मूव करेगा तो यहाँ जाएगा, यहाँ ऐसे जाएगा ना। तो देखिए जब देखिए कोई भी मान लीजिए ये हमारा एक फिंगर है, ठीक है, इसको फिक्स किए हैं, इसमें रस्सी बांधे हैं, पार्टिकल उससे लटकाए हैं तो इसको घुमा रहे हैं। ठीक है, तो जो पार्टिकल घूम रहा है वो सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, पाथ बन रहा है ना सर्कुलर, तो वही जो पाथ बन रहा है और फोर्स की वजह से बन रहा है, तो जिस सेंट्रल फोर्स की वजह से पाथ बन रहा है, तो जो पाथ बन रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? सेंट्रल ऑर्बिट। जो पाथ बन रहा है, अब यही पाथ होगा ना, देखिए यही जो सर्कुलर पाथ बन रहा है उसी को क्या हम लोग बोलेंगे? सेंट्रल ऑर्बिट। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पे द पाथ ऑफ ए पार्टिकल, द पाथ ऑफ ए particle under a the path of a particle moving, रुक जाइए मत लिखिएगा, अंडर ए सेंट्रल फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रल ऑर्बिट। बहुत ही आसान है मैकेनिक्स। क्या लिखे हैं? द पाथ ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अंडर ए सेंट्रल फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रल ऑर्बिट। लिख लीजिए। चलिए, द पाथ ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अंडर ए सेंट्रल फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रल ऑर्बिट। ये ऑर्बिट है, समझ में आया जी? नहीं आया समझ में? हाँ, बहुत ही आसान है। बना लीजिए, ये फिगर आप अच्छे से बना लीजिए, ऐसे बनाइए। देखिए इधर देखिए 3 चीज एक ही फिगर से तीनों डिफिनेशन क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए ये सेंटर ऑफ फोर्स है, ठीक है, पॉइंट है, फिक्स पॉइंट, ऐसे यहाँ लिख दीजिएगा फिक्स्ड पॉइंट। अब इसके थ्रू हम लोग ऐसे सर्कुलर मोशन, तो ये जो पाथ बन रहा है, देखिए ये पाथ जो बन रहा है, इसी पाथ को हम लोग बोलेंगे सेंट्रल ऑर्बिट। और ये अगर जो इसके टूवर्ड जो फोर्स लगेंगे ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, उस फोर्स को क्या बोलेंगे? सेंट्रल फोर्स बोलेंगे कि नहीं? और जो पॉइंट होगा उसको बोलेंगे फिक्स्ड पॉइंट या सेंटर ऑफ फोर्स। बस अच्छे से बनाइएगा आप लोग। हो गया? आप लोग बीएससी सेकेंड ईयर में काइनेमेटिक्स चैप्टर पढ़े हैं ना? काइनेमिक्स चैप्टर में आप लोग को 2 चीज पढ़ाया होगा, रेडियल वेलोसिटी, ट्रांसवर्स वेलोसिटी, रेडियल एक्सेलरेशन, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन पढ़े होंगे। 10 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं प्रूव करने के लिए, फाइंड द रिलेशन बिटवीन। तो वहाँ का जो फार्मूला है रेडियल एक्सेलरेशन, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का, वो यूज होगा। ठीक है, तो सब लोग फार्मूला याद है ना? क्या होता है? आर डबल डॉट माइनस आर स्क्वायर थीटा डॉट, ये आपका रेडियल एक्सेलरेशन होता है। और 1/r, यहाँ r थीटा स्क्वायर होता है, 1/r d/dt
आर स्क्वायर थीटा डॉट, ये ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन बताएंगे, ठीक है। ये दोनों याद फार्मूला, दोनों गलत बताया हो तो ये है फार्मूला, अभी लिखाएंगे, ठीक है। याद कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा जाके। तो नेक्स्ट ये समझ में आ गया ना बाबू। नेक्स्ट लिखिए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म। DI differential equation of central orbit in polar form। हम लोग को क्या पढ़ना है अब, सेंट्रल ऑर्बिट का डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में, पोलर फॉर्म, दैट मीन्स आर और थीटा में। क्यों, चलिए क्या करेंगे, मानेंगे कि ये कोई पॉइंट है और एक्स, ओ एक्स कोई इनिशियल लाइन है, ठीक है। मान लीजिए एक कोई कर्व ले रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, ये कोई कर्व, इस पे पार्टिकल, मान लीजिए ये कोई पार्टिकल एट पॉइंट, मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट क्या है, आर थीटा, तो ये एंगल क्या होगा जी, थीटा, और ये रेडियस वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो सेंटर की देखिए, ये पार्टिकल मूव कर रहा है तो इसका सेंटर वो होगा, तो सेंटर की ओर एक फोर्स कार्य करेगा, ठीक है। सेंटर के टू वर्ड्स बताए, वो देखिए कहीं कहीं बुक में एक्सेलरेशन लिया जाता है, कहीं कहीं फोर्स, तो जहाँ एक्सेलरेशन लिया जाता है ना, वहाँ मास को यूनिट कर दिया जाता है। देखिए फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर जो पर यूनिट मास लिया जाए, मतलब मास को यूनिट कर दिया जाए, तो क्या होगा, फोर्स इनटू एक्सेलरेशन। तो पर यूनिट मास में चाहे फोर्स लीजिए चाहे एक्सेलरेशन, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। और कहीं कहीं ये देखिए आप लोग को बता रहे हैं, ये आर हम लिख रहे हैं ना यहाँ, मतलब ये तो ये डिस्टेंस आर होगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और इसके तरफ एक कार्य करेगा, देखिए कहीं कहीं बुक में एफ फोर्स लिखा होगा, कहीं कहीं पी क्या है बता रहे हैं, एक्सीलरेशन है, क्या है एक्सीलरेशन, और एफ क्या है, फोर्स है। पर यूनिट मास में दोनों इक्वल होंगे, तो किसी किसी बुक में एफ यूज है, किसी किसी बुक में पी यूज है। तो आप लोग जहां हम पी, देखिए जहां जैसे होगा, आप लोग अगर जो बुक में एफ यूज होगा तो पी की जगह एफ यूज कर लीजिएगा, और यहाँ हम पी यूज कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। तो इसकी तरफ एक फोर्स या एक एक्सीलरेशन काम करेगा सेंटर की तरफ, ये कैपिटल पी, ठीक है, कोई दिक्कत। बस तो लिखिए आप लोग लैंग्वेज, ओ एक्स कोई इनिशियल लाइन है, लैंग्वेज लिखिए आप लोग, लेट ओ बी द, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर साल पूछा गया है, अभी तक न्यू बुक किसके पास है, लाए हो कोई यहाँ। ये क्वेश्चन 91, 93, 96, 2002, 2004, 2005, 2006, 2009, 2012, 15, 16, 17, 18 में पूछा होगा, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी डेरिवेशन है, कुछ है नहीं, ठीक है। तो लिखिए लेट या टेक ओ बी द ओरिजिन एंड ओ एक्स एज इनिशियल लाइन, origin and OX be the initial line, take O be the origin and OX as initial line, हो गया, कोई दिक्कत। let P be the acceleration of the particle, let P be the acceleration of the particle, P be the acceleration of the particle
डायरेक्टेड टू वर्ड्स ओ, ऐसे डायरेक्टेड टू वर्ड्स, let p be the acceleration of the particle directed towards O, that is p is the force per unit mass, that is p is the force per unit mass, हो गया, acting on the particle, हो गया। चलिए अच्छा देखिए क्या ध्यान से, आप लोग याद करिए, जो ऐसा वेलोसिटी, जो रेडियस वेक्टर क्या है, ओ से ए, ओ ए रेडियस वेक्टर है ना। हम लोग पढ़े थे कि जो रेडियस वेक्टर के अलोंग, मतलब अगर जो ये रेडियस वेक्टर है तो इसी के अलोंग जो वेलोसिटी होती है उसी को बोलते हैं रेडियस वेलोसिटी, और इसके परपेंडिकुलर रेडियस वेक्टर के अलोंग जो रेडियल वेलोसिटी के, इसे यू से या वी से जो भी हो, ये इसके अलोंग रेडियस वेक्टर के अलोंग जो वेलोसिटी होगा वो रेडियल वेलोसिटी, और इसके परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी होगी उसे ट्रांसवर्स वेलोसिटी, परपेंडिकुलर को ट्रांसवर्स और अलोंग रेडियल, ठीक है। और एक्सीलरेशन भी रेडियस वेक्टर के अलोंग जो एक्सीलरेशन होगा उसे रेडियल एक्सीलरेशन, जो भी है रेडियल एक्सीलरेशन, और इसके परपेंडिकुलर क्या होता है, ट्रांसवर्स, ठीक है। अब देखिए आप लोग ध्यान से, ये आपका रेडियस वेक्टर है, इसके अलोंग कोई वेलोसिटी, कोई एक्सीलरेशन नहीं है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, क्यों, तो ये जो रेडियल एक्सीलरेशन होगा ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं, पी, बस इतना समझिए। ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, मतलब ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन इसमें क्या है, जीरो है, और इसमें रेडियस एक्सीलरेशन क्या होगा, माइनस पी, क्योंकि इसका डायरेक्शन अपोजिट है। देखो अगर जो पी का डायरेक्शन इस साइड होता तो प्लस पी होता, लेकिन इसका डायरेक्शन इस साइड अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ रेडियल एक्सीलरेशन क्या होगा, माइनस पी। हाँ बस इतना समझाना था, समझ में आ रहा है ना, बहुत ही इजी है। कहेंगे कि मैकेनिक्स इतना इजी, हाँ अभी देखिए आप लोग कितना इजी है। हेंस इक्वेशन ऑफ मोशन आर, ऐसे लिखेगा, हेंस इक्वेशन, वही से लिख रहे हैं तब डायरेक्ट, ठीक है। क्या हुआ, क्या प्रूफ, हाँ तो उसके आगे नीचे लिखिए हेंस इक्वेशन ऑफ मोशन आर, देखिएगा ध्यान से, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा स्क्वायर, यही होता है क्या, रेडियल एक्सेलरेशन, और रेडियल एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या है, माइनस पी, इक्वेशन फर्स्ट। समझ में आया ना, अभी तुमको पीटेंगे बहुत। अब देखिए ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन 1/r d/dt r स्क्वायर थीटा डॉट इक्वल टू, देखिए रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, एक्सेलरेशन तो काम कर रहा है इस साइड ना, और परपेंडिकुलर नहीं, परपेंडिकुलर मतलब जीरो, तो यहाँ देखिए परपेंडिकुलर कोई जब एक्सेलरेशन नहीं काम कर रहा है तो वहाँ जीरो ही होगा एक्सेलरेशन। तो इस आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा, यहाँ ये ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन है, ठीक है, समझने के लिए, और ये रेडियल एक्सेलरेशन। आया समझ में, इसको इक्वेशन नंबर 2। इधर देखिए आप लोग, है जी अभी छापना बहुत टाइम है छापने का। इधर देखो, फ्रॉम इक्वेशन 2, इसको देखिए 1/r को उधर ले जाएंगे तो जीरो हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, वी गेट d/dt r स्क्वायर थीटा डॉट इक्वल टू जीरो।
दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा जी, आर स्क्वायर थीटा डॉट इक्वल टू कांस्टेंट। अब इसी का नाम हम एच दे रहे हैं, क्या रख रहे हैं, एच। बिल्कुल रख सकते हैं कि नहीं, कोई दिक्कत। तो यहाँ से देखिए थीटा डॉट बराबर क्या निकलेगा, एच बाई आर स्क्वायर। अब इसको लिख सकते हैं एच यू स्क्वायर, क्या कर दिए पुट 1/r इक्वल टू यू। कोई दिक्कत, यहाँ तक समझ में आया ना, बस अब हो गया, कुछ करना नहीं, बहुत ये दोनों इक्वेशन लिखे और कुछ कर नहीं रहा, ये देखिएगा। अब क्या करते हैं हम कहाँ r बराबर 1/r बराबर u रखे हैं तो एच यू स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए r डॉट को लिखते हैं क्या, dr बाई डी टी। अब हम लोग को देखिएगा ध्यान से, हम लोग को पोलर फॉर्म में करना है, मतलब r थीटा में, किसमें, r थीटा में लाना है। तो क्या कर रहे हैं, इसको देखिए एडजस्ट करना है कैसे, इसको d थीटा अपान डी टी लिख सकते हैं और इसको d थीटा अपान dr बाई डी थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए डी थीटा बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं, थीटा डॉट, टी के रिस्पेक्ट में डॉट आता है। अब इसको डी बाई डी थीटा और आर की वैल्यू क्या रख दिए, 1/u। देखिए 1/r बराबर u है तो u बराबर क्या होगा, 1/r होगा कि नहीं, r बराबर क्या रख दिए, 1/u। यहाँ से देखिए अब फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा जी, माइनस थीटा डॉट 1/u स्क्वायर और ये क्या होगा, du बाई डी थीटा। ठीक है, एक ही लाइन में करते जा रहे हैं। अब देखिए थीटा डॉट की वैल्यू रख दीजिए यहाँ से, क्या है जी, माइनस एच यू स्क्वायर और ये क्या 1/u स्क्वायर डी यू बाई डी थीटा। देखो यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ना, बचेगा क्या, माइनस एच डी यू बाई। कोई दिक्कत, कुछ किए हैं, बहुत कुछ किए हैं, देखो हो गया ना, समझ में आ गया। चलिए अब r डबल डॉट को कैसे लिखेंगे, देखिएगा d बाई डी टी डी आर बाई डी टी ना, अरे d2r बाई डी टू टी। अब इसको फिर ऐसे लिख दे रहे हैं, डी थीटा अपान डी टी और d बाई डी थीटा, फिर डी आर बाई, देखिए डी थीटा से कैंसिल हो जाएगा, समझ में आया ना, देखिए वही चीज़ है ना। अब देखिए डी आर बाई डी थीटा, थीटा डॉट होगा फिर से डी थीटा अपान डी टी। अब देखिए डी थीटा अपान डी टी ऐसे रहने दीजिए। अब डी आर बटे डी टी की वैल्यू क्या है, वहाँ से माइनस एच डी यू बाई डी थीटा। अब देखिए माइनस बाहर करिए तो माइनस एच थीटा डॉट और ये क्या होगा जी, डी टू यू बाई डी थीटा टू। क्यों, अब देखो थीटा डॉट बराबर एच यू स्क्वायर रखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस एच स्क्वायर यू स्क्वायर डी यू बाई डी थीटा टू। कोई दिक्कत, यहाँ तक के समझ में आया ना, कोई दिक्कत किसी को, लिख लो, ऊपर रखते हैं। अब लिखना नहीं है क्या, देखो आज ये रेडियल एक्सीलरेशन है और ये ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन।
डिफिकल्ट है क्या जी? आसान नहीं लग रहा तुम लोग को? बहुत ही आसान है। देखिए जहाँ भी नहीं समझ में आएगा जिस लाइन में आप लोग बता दीजिएगा। समझना क्या है, डिफरेंशिएशन तो है सब। जो आपका ये चैप्टर है स्टैटिस्टिक का, स्टैटिस्ट क्या बोलते हैं, स्टैट्स का, ठीक है? हाँ, स्टैटिस्टिक बोलते हैं। तुम लोग को बोलने ही नहीं आ रहा है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है? इससे कभी कभी 2 क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी 1। तो बहुत आसान चैप्टर है, एक ही चैप्टर है, इसको पढ़ाएंगे, फोर्स इन 3D। और इसके क्वेश्चंस भी सिलेक्टेड होते हैं। एक सिलेंड्रिकल वाला आता है, वही घुमा घुमा के पूछा जाता है। और डिफिनेशन इसके देखिए, इस पहले वाले चैप्टर के डिफिनेशन 2-2 नंबर में पूछे जाते हैं। पिच क्या हुआ, ब्रेंच क्या हुआ, कॉन्जुगेट लाइन, फोर्स, से सब पूछे गए हैं बहुत बार। पढ़ाएंगे। हो गया जी? यहाँ पे आप लोग को स्टैट्स बोलते हैं, स्टैटिस्टिक वो होता है, वो BSMSC में अलग ब्रांच हो जाता है, ठीक है? ये जो नाम यहाँ स्टैटिस्टिक दिया गया है, स्टैट्स दिया गया है, वो दोनों से पता नहीं क्यों दे दिया गया है, मेल ही नहीं खाता। स्टैट्स जो होता है, स्टैटिस्टिक्स वो दूसरा ब्रांच होता है, उसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पढ़ते हैं, हजार्ड फंक्शन, मार्कोव चेन, ये सब रहते हैं। अभी नहीं लिखे क्या तुम लोग? इसको मिटा दे। क्या हुआ? हाँ, और क्या? हाँ हाँ, बस इतना। अब क्या कर रहे हैं जी? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ऐसे लिख रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट R डबल डॉट की वैल्यू रखेंगे, क्या आएगा? -h² u²du/d(θ2) माइनस R बराबर क्या रखेंगे? 1/u। देखिए यहाँ पे, और थीटा डॉट बराबर क्या रखेंगे जी? h(u²) का होल स्क्वायर इक्वल टू -p। कोई दिक्कत? देखिए, -h² u² du/d(θ2) माइनस, देखिए ये h² होगा ना, और ये u³ हो जाएगा। देखिए h4 होगा, एक u कैंसिल हो जाएगा, माइनस सब मल्टीप्लाई करिए, h² u² कॉमन करेंगे, माइनस है तो क्या मिलेगा? du/d(θ2) प्लस u इक्वल टू -p, माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है? तो p इक्वल टू क्या मिला जी? h² u² du/d(θ2) प्लस u, यही मिला रिक्वायर्ड। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, R du/d(θ2) प्लस
P by h square u square. This is the required differential equation of central orbit. ऐसे लिखा, this is required differential equation of central orbit in polar form. कितना जमाई ले रहे हो? सो के नहीं आए हो क्या? यहाँ जमाई लेने आ रहे हो? क्या कर रहे थे रात भर? हाँ, दो चीज होती है, देखिए, एक तो मान लीजिए सोए ना हो, और एक माइनस कट किए है ना, तो माइनस ऐसे करिए फिर ऐसे कट कर दिया, वो प्लस बन जा रहा था। दो चीज, एक या तो आप कहीं पे बैठे हैं बोर हो रहे हैं, मान लीजिए कोई टीचर पढ़ाता है तो समझ में नहीं आता, वहाँ भी जमाई आने लगती है, तो समझ में नहीं आ रहा क्या तुमको? ऐसा नहीं है। इसका मतलब हम क्या समझे आप लोग? अच्छा चलो लिखो, ये आसान था कि नहीं? कुछ था नहीं, बस ट्रांसफॉर्म करना था। अब इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे पेडल फॉर्म वाला बता देते हैं, ठीक है? हाँ 10 नंबर में जो, अरे बहुत ही अच्छा। देखिए मैकेनिक्स चैप्टर आप लोग के, ये चैप्टर सेंट्रल ऑर्बिट पढ़ लेंगे, और आपका जो फोर्स इन 3 डायमेंशन है वो, और एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सारे हो जाएंगे। 44 क्वेश्चंस हो जाएंगे, और उसमें से 3 कंपलसरी, मतलब 46 तक आप लोग कंफर्म पा सकते, इतना पा सकते हैं। हो गया? यच तो कांस्टेंट है, यू कहाँ कांस्टेंट है? यू रेडियल, हाँ यू इस हिसाब से देखा जाए तो रेडियल वेक्टर जो होगा वो, मान लीजिए आर तो यहाँ वेरी करेगा, डिपेंड, आर फिक्स थोड़ी है, आर के लिए चॉइसेस है, आप घटा भी सकते हैं बढ़ा भी सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आर क्या दिया है जो भी। अरे आर रेडियस वेक्टर है और यू क्या है? उसका रेसिप्रोकल है, यहाँ एच कांस्टेंट है। हाँ बिल्कुल रख सकते हैं, u की जगह 1/r रख सकते हैं, 1/r² नहीं, कहाँ? हाँ 1/r² रख सकते हैं। हो गया जी? इसका क्वेश्चन आप लोग करेंगे, कहेंगे सर इतना आसान आसान क्वेश्चन है मैकेनिक्स का। हो गया, 2 डेरिवेशन बाबू कराएंगे। आज जितने क्वेश्चन पढ़ेंगे उतने में से पक्का 10 नंबर आएगा। आज के लेक्चर में 10 नंबर आना ही आना, पहले बता दे रहे हैं। आज के लेक्चर में 10 नंबर आएगा, अब चाहे वो डेरिवेशन से या चाहे क्वेश्चन से। अभी तो टाइम है ना, हाँ अभी 2 घंटे की क्लासेस, अभी बहुत टाइम है। चलिए, तो इसीलिए आज का लेक्चर बहुत ही खास है। अब जो छोड़ दिए वो ऑनलाइन पढ़ लेंगे। यही तो एक अच्छा सब्जेक्ट है। दूसरा, अभी दूसरा पेपर कोई उठाते तो पहले बेसिक बताना पड़ता। एक लेक्चर तो ऐसे लग जाता था बेसिक बताने में, जहाँ से कभी दूर दूर तक कोई नहीं है, खाली बेसिक। इसमें क्या है, वही क्वेश्चंस पढ़ना है जो आता है, स्टार्टिंग यहीं से हुई है जो पूछा गया है और हर साल पूछा गया है। अच्छा नहीं है? पहले लेक्चर में क्वेश्चन लिखिए आप लोग, सो दैट द फोर्स, 1 मिनट में क्वेश्चन ही लिख देता हूँ, रुक जाइए। अच्छा, मान लीजिए कभी कभी कोई डिफिनेशन या कुछ भी बोल देते हैं, बोल के लिखाना तो प्रॉब्लम होती है क्या तुम लोग को?
मैम भी बोलते हैं। इसको मिटाए भाई, इसको क्यों नहीं मिटाए? अब तो ये हो गया। नहीं, मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन लिखने से ये फायदा रहेगा कि ऑनलाइन वाले के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। जब छोटा सा क्वेश्चन है, अभी बड़ा होता तो बोल देते हैं। क्वेश्चन देखिए, अरे उनके बारे में भी सोच लिया करें हम लोग, वो लोग बेचारे तो असमर्थ हैं। कहीं समझ में आए, मान लीजिए कोई डेरिवेशन करा रहे हैं, कहीं समझ में नहीं, क्या करेंगे? मुंह ताकेंगे, वहाँ बैठ के फ़ोन में पूछ थोड़ी सकते हैं। अब मान लीजिए अभी यहाँ जो हम लोग को चेंज कर रहे थे डी आर डी थीटा में, अभी किसी को समझ में नहीं तो क्या कर पाएगा? कुछ कर पाएगा? तो इसीलिए उन लोग के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। सो दैट द फोर्स अब ऐसे भी हम फर्स्ट टाइम मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, मुझे भी कोई ऑनलाइन पढ़ाने का एक्सपीरियंस नहीं है। जहाँ तक मतलब ऐसा नहीं है, मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाया हूँ 6 महीने। अनअकैडमी में मैं एज ए एजुकेटर भी हूँ, बट उसमें क्या था, उसमें लैपटॉप रखा रहता था, लैपटॉप के सामने पढ़ाना रहता था और बच्चे अपना क्वेश्चन डाउट जो होता था सामने करते थे। मैसेज तो दिखता था, सब पता चलता था सारी चीज़ें। अब यहाँ यूट्यूब पे देख रहे हैं, पता नहीं देख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में ही नहीं आता, क्या पता चले। सो दैट द फोर्स towards the pole under which a particle describe the curve देखिएगा, R इक्वल टू L अपान, कुछ याद आ रहा होगा आप लोग को? क्या? हाँ, अरे बहुत बढ़िया, कहाँ पढ़े थे? हाँ, एनालिटिकल ज्योमेट्री में, देखो याद है उस बंदे को। So that the force towards the pole which is a particle describe the curve R equal to L upon 1 minus e cos theta varies as 1 by R square। ठीक है, क्वेश्चन क्या है समझा दे रहे हैं। ये एक पार्टिकल का कोई कर्व है जो ये डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, अरे ये कोई कर्व है तो दिखाना क्या है आपको, जो फोर्स होगा वो प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर दिखाना है। ठीक है, वेरीज, देखिए फोर्स इज प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द कर्व। ये जो कर्व का इक्वेशन दिया है आर, ये दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे? चलिए सिंपल, वी हैव, यस मार्कर में आज इंक नहीं है क्या? वी हैव, देखिएगा R इक्वल टू L अपान 1 माइनस ई कॉस थीटा। अब R बराबर हम लोग क्या यूज कर सकते हैं जी? यूज कर सकते हैं कि नहीं? क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन हम u थीटा में कराएं, इसीलिए हम लोग u में ही सॉल्व करेंगे। तो u बराबर क्या होगा? देन u इक्वल टू होगा 1 बाई एल 1 माइनस ई कॉस थीटा। तो डी यू बाई डी थीटा क्या होगा जी? 1 बाई एल ई साइन थीटा होगा कि नहीं? माइनस, अरे ये जीरो माइनस माइनस प्लस ई, डी टू यू बाई डी थीटा टू क्या होगा? 1 बाई एल ई कॉस थीटा। माइनस कहाँ से आएगा? वी नो दैट, हम जानते क्या है, P इक्वल टू एच स्क्वायर यू प्लस डी यू बाई डी थीटा टू। यही जानते हैं ना, शायद यही होगा ना। P इक्वल टू, देन रखो भाई वैल्यू एच स्क्वायर यू की वैल्यू क्या है? 1 बाई एल 1 माइनस ई कॉस थीटा
प्लस 1/L ई कॉस, कोई दिक्कत? 1/L बाहर करो, P इक्वल टू एच स्क्वायर यू स्क्वायर 1/L 1 माइनस ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा। देखो कैंसिल, बचा क्या जी? इधर देखो, P इक्वल टू एच स्क्वायर यू स्क्वायर बाई एल, और यहाँ क्या बचेगा? 1। तो P स्क्वायर एच स्क्वायर यू स्क्वायर, यू स्क्वायर की जगह क्या लग सकते हैं जी? देखो L तो लेंथ है, H भी कांस्टेंट, A कांस्टेंट है, सॉरी P होगा, तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ या इस प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। हो गया कि नहीं? अरे भाई ये कांस्टेंट है, ये दोनों, ये सब क्या है? कांस्टेंट है, लिख लो, बस प्रूव हो गया। कितना आसान है, कर लिए क्या? समझ में नहीं आया? हाँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर बोलेंगे, देखिएगा ध्यान से। तो वही हम बोले हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर या स्क्वायर ऑफ द कर्व, जो कर्व का इक्वेशन दिया है। और ऐसे बोल देंगे P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, रॉन्ग हो जाएगा। अगर जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं तो जो डिनोमिनेटर होता है वही खाली लेते हैं, ठीक है? और P इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर बोलिए, चाहे P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। कौन लैंग्वेज? कुछ नहीं लैंग्वेज है, क्या लैंग्वेज है? लिख दो गाना वाना, लिख दो मन करे तो। देखो पता नहीं कौन सा मार्कर चल रहा था, उसको रख दिए। हाँ ये चल रहा है, हम सोच रहे हैं 1-2 मार्कर पे अपना नाम लिखवा दें ताकि, हाँ आसान है कि नहीं जी? और तुम क्या NBHM को पूछ रहे थे? फॉर्म आ गया क्या NBHM का? भर दो। क्यों? किसका आया है? नेशनल बोर्ड ऑफ हायर मैथमेटिक्स आया है? पता नहीं, देखना पड़ेगा, आता है उसमें। आप देखो, आप लोग अगर जो हाई स्कूल, इंटर, BSc तीनों साल, अभी तो BSc 3rd ईयर आप लोग भर सकते हैं पेयरिंग में, लेकिन जब तक अभी तक पास हुए हैं मैथ में फर्स्ट, मतलब सारे फर्स्ट डिवीज़न चाहिए, और फर्स्ट डिवीज़न के साथ साथ मैथ में भी 60% होना चाहिए, तभी आप लोग का फॉर्म सेलेक्ट होगा, तब एडमिट कार्ड आएगा, नहीं तो नहीं, रिजेक्ट हो जाएगा। आप लोग IIT JAM का भी फॉर्म भर सकते हैं, भर दिए। फरवरी में एग्ज़ाम होगा उसका, फेब में होगा ना। उसका यही सब है, BSc के यही सारी चीज़ें, थोड़ा सा हाई लेवल है। जब हम BSc में थे तो IIT JAM का दिए थे उस समय 2016 में, तो हम भी ऐसे आप लोग की तरह BSc कर रहे थे, तो हमें पता ही नहीं था IIT JAM को। तो जो लास्ट डेट निकलने वाला था तो एक फ्रेंड मेरा बताया कि IIT JAM के बारे में बताया कि भर दो फॉर्म,
निकल जाता है तो आप एमएससी करेंगे, अच्छे जगह से स्कॉलरशिप मिलेगा, तो भर दिए था ऐसे फ्लो में, पढ़े वड़े भी नहीं थे। तो उस समय मेरा 21.5 मतलब 21.5 करके आया था, कट ऑफ 22 गया था, मतलब 5 पॉइंट से रुक गया था 2016 में। उसके बाद में IIT JEM का कट ऑफ 16 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर, OBC की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे जा रहा है। उस 2016 में हाई कट ऑफ गया था सबसे ज़्यादा। लेकिन ये है कि अगर जो आप लोग को IIT JEM के थ्रू अगर जो अच्छे कॉलेज लेना है तो आपका नंबर 35 से ऊपर रहना चाहिए, 40 के अप्रॉक्स। 100 नंबर के पेपर होते हैं। हो गया जी? तुम लोग कितना स्लो लिखते हो। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है तो अभी करा रहे हैं। एक हो गया, लिखिए फिर सेकंड हेडिंग, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पेडल फॉर्म। ये कौन था फॉर्म? पोलर। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? पेडल फॉर्म। सैडल पॉइंट, जब हम लोग मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करते हैं क्रिटिकल पॉइंट, तो क्रिटिकल पॉइंट पे जब हम लोग को मैक्सिमम मिनिमम मिलता है, जैसे देखो एक होता है 2 वेरिएबल का, एक होता है फर्स्ट वेरिएबल का। अगर जो कोई इक्वेशन फर्स्ट वेरिएबल में है तो उसमें सैडल पॉइंट नहीं आता, उसको क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। तो क्या होता है, df/dx बराबर 0 रखते हैं, जो x की वैल्यू आती है उस पर क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, अब क्रिटिकल पॉइंट पे हम लोग वैल्यू निकालते हैं तो मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करते हैं। डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 मैक्सिमा, डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 मिनिमा, अपोजिट। अब मान लो कोई फंक्शन 2 वेरिएबल का है, एक्स वाई में है, तो क्या निकालेंगे? डेल एफ बाई डेल एक्स 0 पुट करेंगे, डेल एफ बाई डेल वाई 0 पुट करेंगे। ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू निकलेगी, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। ऐसे 2-4 क्रिटिकल पॉइंट जो भी मिले, याद आ रहा है? तो निकालते हैं RT माइनस एस स्क्वायर। R क्या होता है? d2/dx2, T क्या होता है? d2f/dy2। अरे R बराबर होता है 2 बार डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f विद रिस्पेक्ट टू x, और T बराबर क्या होता है? 2 बार डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, और S क्या होता है? del2f/del x del y। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे r ग्रेटर देन 0, किस पॉइंट पे? जिस पॉइंट पे r ग्रेटर देन 0 हो, ओनली r, del2f/del2, उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सैडल पॉइंट। और सैडल पॉइंट पे ही मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करते हैं इसमें। अब मान लो r लेस देन, मतलब जो पॉइंट मिला r उस पर क्या रहा निगेटिव, तो उसे सैडल पॉइंट नहीं बोलते हैं पहले, इसीलिए सेकंड वेरिएबल में हम लोग सैडल पॉइंट ढूंढते हैं। सैडल पॉइंट पे पहले क्रिटिकल पॉइंट मिलता है, अब क्रिटिकल पॉइंट पे देखते हैं कि किस वैल्यू पे r ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि ये कंडीशन होता है r अगर जो ग्रेटर देन 0 होगा उसी पॉइंट पे हम लोग मैक्सिमम मिनिमम फाइंड कर सकते हैं। फिर यहाँ देखते हैं RT माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ये यहाँ कंडीशन ये लागू होगा, RT माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0। जिस पॉइंट पे RT माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा उसी को बोलते हैं सैडल पॉइंट, और जिस पॉइंट पे r की वैल्यू लेस देन 0, r की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा उसी पे मैक्सिमम मिनिमम फाइंड कर सकते हैं सेम अकॉर्डिंग। तो क्रिटिकल पॉइंट पहले निकालेंगे, फिर कंडीशन देखेंगे, जाके BSc सेकेंड ईयर का बुक देखिएगा, हो जाएगा। कहाँ सैडल पॉइंट तुमको मिल गया? हाँ, पेडल फॉर्म बोलिए हो कि सैडल फॉर्म? अच्छा, देखो पेडल फॉर्म अलग होता है। जैसे पोलर फॉर्म हम लोग जानते हैं कि कोई भी अगर जो इक्वेशन r थीटा में हो, कोई भी किसी भी कर्व का या डिफरेंशियल इक्वेशन लिख रहा है r थीटा में, तो उसका एक नया नाम दे दिया गया पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म मतलब ध्रुवीय फॉर्म। जैसे हम लोग कॉम्प्लेक्स
में पढ़े हैं ना कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो पोलर फॉर्म में मतलब क्या, आर थीटा में कन्वर्ट करते हैं। तो पोलर क्यों नाम रखा गया, क्योंकि आर रेडियस वेक्टर, थीटा कितने एंगल पे रोटेट हो रहा है, इसीलिए उसका नाम पोलर फॉर्म रखा गया। और सेम एज अगर जो किसी भी इक्वेशन को आर पी आर में लिखते हैं उसे बोलते हैं पेडल फॉर्म, इसमें पी आर में, ठीक है। बस डिफरेंशियल इक्वेशन ये क्यों है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन देखिएगा, इसमें भी एक फार्मूला यूज होगा जो बीएससी फर्स्ट ईयर में आप लोग कर्वेचर पढ़े होंगे, वहां से आएगा। बीएससी फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़े हैं ना कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रो इक्वल टू डी एस अपॉन डी साई, रो इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर पे होल टू दी पावर 3/2 अपॉन डी2 बाई डी एक्स 2। अरे याद है कार्टेशियन फॉर्म, पोलर फॉर्म, पेडल फॉर्म, उसमें भी था 3, याद आ रहा है ना। तो वहां से एक अभी फॉर्मूला आएगा, तो ये मत कहना कि सर ये कहाँ से ला दिए, इसीलिए हम पहले बता दे रहे हैं, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पेडल फॉर्म, देखिए फिर वही काम, ओ क्या होगा, ओरिजिन मानते हैं, ओ एक्स क्या है, इनिशियल लाइन है, ठीक है। सपोज ये कोई कर्व है, ये पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या मान ले रहे हैं, आर थीटा, तो ये जो डिस्टेंस होगा रेडियस वेक्टर आर होगा, ये थीटा होगा ना, किसी को कोई दिक्कत। अब इस पॉइंट पे हम लोग एक टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं जो इस कर्व को टच कर रहा है, टेंजेंट मतलब जानता है स्पर्श करना, ये टेंजेंट ड्रा किए हैं, ठीक है। अब ये मिलाए हैं, ये टेंजेंट जब ड्रा करेंगे तो इसको ओरिजिन से मिलाएंगे, तो इसी को बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये 90 डिग्री बनाता है, याद करिए बीएससी फर्स्ट ईयर में। और इसी डिस्टेंस को P बोलते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये मान लीजिए R, तो ये जो टेंजेंट है, मान लेंगे टेंजेंट जो है वो रेडियस वेक्टर से एंगल क्या बना रहा, फाई, ये थीटा है वो फाई है। अब याद करिए बीएससी फर्स्ट ईयर में वो जो डेरिवेशन लिखा रहे हैं वो उसमें किया गया है बाकायदे से, आप लोग एक बार जाके बुक उठाएंगे तो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो लिखिए आप लोग, if P be the perpendicular, if P be the perpendicular if P be the perpendicular from O, देखिए if P be the perpendicular from O, हो गया, from O अपॉन द टेंजेंट एट A, अपॉन, देखिए ये टेंजेंट लाइन है ना, जो A पे टेंजेंट है, O से A पे जो टेंजेंट है वो जो डिस्टेंस उसी को बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फ्रॉम O अपॉन द टेंजेंट एट A। देन अब ये जो फॉर्मूला लिख रहे हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, वो होता है 1/r स्क्वायर 1 अपॉन r टू दी पावर 4। ये बाबू बाकायदे से प्रूफ किया गया है, ठीक है, dr बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। देखो इसको जब u में कन्वर्ट करोगे वही 1/r इक्वल टू u, तो ये मिलेगा क्या, u स्क्वायर प्लस du बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। नहीं, कहाँ से u पे पावर 4 पीटेंगे, अभी से नहीं मतलब है। देखो जब 1/r बराबर 1/u रखोगे तो वही मिलेगा, कैसे दिखा दे ला के, समझ में नहीं आया, कर दे रहे हैं। देखो ये कह रहे हैं जब यहाँ r बराबर 1/u रखेंगे तो वो मिलेगा, कैसे सर, हाँ रखेंगे, वो कट पिट के वही आएगा। चलो कर दे रहे हैं भाई, ये डेरिवेशन यहाँ तक तो क्लियर है ना। अब इससे ये कैसे मिला, ये कन्फ्यूजन है, क्यों, चलो
अरे भाई 1/r बराबर क्या रखेंगे, ऐसे 1/r² प्लस, नहीं कंफ्यूजन दूर करना है, जबरदस्ती थोड़ी लिखेंगे, u² रख सकते हैं ना। और ये बाबू क्या होगा, u पे पावर 4, कोई दिक्कत। अब देखिएगा ध्यान से, d थीटा और r बराबर क्या रखेंगे 1/u का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब ये -1/u² और होल स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा तो du/d थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, समझ में आया। तो इसीलिए कहते हैं कि जब आप लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे तो वही मिलेगा, कुछ करना नहीं, पहले ही डर जाते हो। इसको इक्वेशन नंबर क्या मानेंगे, फर्स्ट। अब देखिए डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, फर्स्ट को बोथ साइड रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे लिखे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा वी गेट, दोनों साइड थीटा के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या होगा जी, देखो -2/pq dp/d थीटा। अभी लिख नहीं पाओगे, पहले समझ नहीं पा रहे हो, पहले समझो यहाँ। इसको क्या कर रहे हैं, देखो ये वाला टर्म ले रहा है और u वाला, ठीक है, 1/p² को ऊपर ले जाएंगे तो -2/p³ dp/d थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में, और ये क्या होगा 2u du/d थीटा प्लस 2du/d थीटा du/d थीटा 2, कोई दिक्कत। 2 से कट जाएगा तो क्या बचेगा जी, -1/pq, इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं dp/dr dr/d थीटा, देखो बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखो 2 से कैंसिल हो गया तो यहाँ u प्लस du/d थीटा 2, और इसको क्या लिख सकते हैं जी, कॉमन कर लिए दोनों में। फिर देखो -1/pq dp/, इसको देखो पहले इसको लिख रहा है d/d थीटा, r बराबर 1/u रखेंगे तो -1/u² du/d थीटा, dp/dr, अभी समझा दे रहे हैं, नहीं तो कहोगे कि सर ये कैसे आ गया, आ गया समझ में। अरे यहाँ ऐसे लिख दे रहे हैं u बराबर 1/r, या ऐसे r बराबर 1/u, तो dr/d थीटा बराबर -1/u² du/d थीटा, कोई दिक्कत। अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो क्या होगा 1/pq u² du/d थीटा, सॉरी dp/dr, ये स्मॉल p है, ठीक है। अब देखिए इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, p/h² u², ऐसे देखना, हम लोग जानते हैं p बराबर h² u² u प्लस, तो इसकी वैल्यू क्या होगी p/h² u², कोई दिक्कत। अब देखो हाँ, अब यहाँ से p की वैल्यू निकालो, देखो p बराबर क्या होगा h² u²/p³ u² dp/dr, तो p बराबर क्या आ गया जी h²/p³, बस हो गया। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पेडल फॉर्म, लिख लीजिए। समझ में आया, आसान है कि नहीं, बहुत ही आसान है, अब इससे आसान नहीं मिलेगा आप लोगों को कुछ।
अरे कहीं लाइन वाइन ना मार दे। हाँ हमारे रिलेटिव हैं, छोड़ देंगे। हमारे गांव में ऐसे ही डेथ हो गई एक लोगों की, अभी यंग ही थे बहुत, वो क्या कर रहे थे, खाना बना रहे थे, अब पता नहीं लाइट वाइट नहीं आया तो वायर का मुँह से काट के लगा रहे हैं उसमें। मतलब होता ना कि मान लो ऐसे मान लो ये कट जाता, छीलते हैं पेचकस वोचकस से थोड़ा, तो मुँह से काटने लगे, अब मुँह में मार दिया, लाइट मर गए तुरंत अंदर। अब पता नहीं हम उतना है, लेकिन यही सुनने में आ रहा, हम देखने भी नहीं गए। लाइट था तभी ना मारा है, लाइट था तभी मारा ना उनको लाइट, और काफ़ी यंग थे, हम ही लोग के एज के थे, तो लाइट किसी को पहचानता नहीं है। वो तो जो लाइट का आविष्कार है, आविष्कारक है जो लाइट के, उन्हीं को पा जाए तो उन्हीं को मार डालेगा। क्यों? ऐसे थोड़ी कहेगा कि हमको ये आविष्कार किए, इनको छोड़ दे। एक बार आप लोग खुद से पढ़ेंगे ना तो कर ले जाएंगे, बहुत ही आसान है, जाके प्रैक्टिस कर लो अभी से, टाइम बचा नहीं है। ये आप लोग का कल से दिसंबर लग जाएगा कि आज ही लग गया है? नहीं, कल से। हाँ, जनवरी फरवरी मार्च यही टाइमिंग होती है रिवीजन की। इसलिए कह रहे हैं कि अभी से आप लोग रिवीजन करना स्टार्ट करेंगे ना तो आप लोग को ज़्यादा बोझ नहीं होगा। दिख तो रहा है जी, अच्छा दिख रहा है ना? नीचे लिख लीजिएगा, दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पेडल फॉर्म। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पेडल फॉर्म। और आप लोग भी थोड़ा प्रिकॉशन लीजिए, ठीक है? किसके लिए कह रहे हैं? कोरोना के लिए, मतलब कोरोना को लेकर। और तुम किताब को क्या दिखा रहे हो इशारा? किताब के लिए, उसमें क्या प्रिकॉशन लेना है? बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, ठीक है? इसलिए कह रहे हैं, देखो अभी मान लीजिए आप लोग अलर्ट नहीं रहेंगे, प्रिकॉशन नहीं लेंगे, क्या पता किसी को कुछ भी हो सकता है, तो तुम ही लोग का लॉस होगा। मान लीजिए हमको ही हो जाए तो हमारा 10-15 दिन तो लॉस होगा ही ना रिकवर होने में। उस समय तो हम ना कहीं जा सकते हैं, नहीं कहीं आ सकते हैं, तो इसीलिए प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि जहाँ पा गए वहीं जाके घुस के खाने लगे। शादी होती में थोड़ा और दिक्कत होती है। हो गया? चलिए अब हम लोग इस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक कैसे क्वेश्चंस आता है, पोलर फॉर्म पे तो कराए है ना क्वेश्चन, सेम ऐसे करना है। इस चैप्टर में ही बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है कि आप लोग को कुछ अलग से नहीं करना है, जो भी करना है
2 बार डेरिवेटिव करना है, फॉर्मूले में रखना है, बस आंसर आ जाएगा जो प्रूफ करना है। दोनों इक्वेशन के लिए, चाहे वो पोलर हो चाहे वो पेडल हो। और हाँ, ये जो फॉर्मूला लिखवाए हैं 1/p², देखिए अगर जो मिलेगा नहीं तो हम प्रूफ भी करवा सकते हैं। और प्रूफ कैसे होगा, जो एंगल फाई बनाए थे ना टेंजेंट पे, वहाँ से 2 कोऑर्डिनेट मिलते हैं, x बराबर r cos फाई, y बराबर r sin फाई, ds में कर्वेचर की यूज करके वो प्रूफ होता है। जाके एक बार देखिएगा। क्या? हाँ देखो, डिफाइंड सेंट्रल ऑर्बिट, सेंट्रल ऑफ फोर्स, सेंट्रल ऑर्बिट एंड सेंटर, वही सेंट्रल, दैट मीन्स सेंटर, फोर्स ऑफ सेंटर। हाँ और क्या, सेंट्रल, सेंटर ऑफ फोर्स, एक मिनट, सेंट्रल मतलब सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल ऑर्बिट, सेंटर ऑफ फोर्स, तीनों वही हुआ, सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल। अरे डिफाइंड जब सेंट्रल बोले तो सेंट्रल फोर्स डिफाइन कर दीजिएगा, सेंट्रल ऑर्बिट तो लिखा है, और सेंटर ऑफ फोर्स, फिक्स पॉइंट जो होता है उसी को सेंटर ऑफ फोर्स बोलते हैं। सेंट्रल, यहाँ से जो सेंट्रल का मीनिंग है, इसका मतलब कि सेंटर ऑफ, सेंट्रल फोर्स से ही लिया गया है। और देखिए ये भी पूछा है भाई कितनी बार, ये जो पेडल फार्मूला करवाए हैं, पुराना साल का नहीं है क्या, पिछले साल का? अच्छा 2019 में मैकेनिक्स का मैं पेपर देखूं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पोलर कोऑर्डिनेट, 10 नंबर में पूछा है। देखिए पहला जो डेरिवेशन कराए हैं 2019 में, इसके पहले 10 नंबर में पूछा है। खाली वो छोटा सा डेरिवेशन जो निकलवाए हैं, p = h² u² प्लस du/d², ठीक है, हाँ d², वो 10 नंबर में पूछा गया है। और देखिए आप लोग के पहले बता दे रहे हैं, जहाँ फोर्स यूज होगा P भी आप लोग यूज कर सकते हैं, F भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर जो प्रूविंग में F के थ्रू पूछेगा, F दिया रहेगा तो आप लोग वहाँ F यूज करेंगे P के जगह पे, नहीं तो P ही यूज करेंगे। वहाँ दो आप लोग के चॉइसेस, या तो P या तो F, पहले ही बता दिए, ठीक है। और देख रहे हैं, देखें क्या पूछा है, सब तो आसान है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया से बहुत पूछता है, 2018 में मैं देख ले रहा हूँ। में देखिए अभी एक क्वेश्चन कराएंगे, एक क्वेश्चन कराएंगे, ये एक क्वेश्चन कराने के बाद फिर वही नेक्स्ट क्वेश्चन, वो पूछा है क्वेश्चन, और उसके साथ साथ एक इसी चैप्टर का है, ये जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं सेंट्रल ऑर्बिट, उसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है उससे एक डिफिनेशन पूछा है टेंजेंशियल डिस्टर्बिंग फोर्स का। और देखिए कह रहा है कि प्रूव दैट द रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्टोरियल एरिया, ये भी पूछा है। तो 10 दोबारा डिफाइंड सेंट्रल ऑर्बिट, 14 नंबर पूछा है, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि आज का जो हम लोग पढ़ेंगे ना, उससे तो 10 नंबर तो मिलना ही है, मिलना, जो आज हम लोग पढ़ा जाएगा। क्वेश्चन करते हैं, a parallel describe the curve क्वेश्चन देखिएगा, जो एक लाइन का डिफिनेशन है वही लिखिएगा, वही नंबर देगा, क्योंकि वो सटीक है। जैसे बताएं सेंट्रल फोर्स, बोले कि ए फोर्स हुज लाइन ऑफ एक्शन पासिंग थ्रू द फिक्स पॉइंट, पासिंग थ्रू ऑलवेज ए फिक्स पॉइंट, या पासिंग थ्रू ऑलवेज ए फिक्स पॉइंट इज नोन एज सेंट्रल फोर्स। बस इतना ही। वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, अभिकेंद्र बल, हाँ
हाँ हाँ तो जैसे जनरली हम सेंटर एक पॉइंट कहते हैं ना, तो ऐसे सेंट्रल को मतलब जनरली डिफाइन करेंगे सेंटर ऑफ फोर्स। हाँ, देख लेना, सर्च कर लेना। एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और कोरियालिसिस फोर्स, पढ़े होगे बीएससी फर्स्ट ईयर में मैकेनिक्स में। अरे बीएससी फर्स्ट ईयर का मैकेनिक्स पढ़े हो फिजिक्स से? फिजिक्स कौन लिया है? फिजिक्स लिए होगे? बीएससी फर्स्ट ईयर में एक पेपर आप लोग का मैकेनिक्स था, उसमें आप लोग को पढ़े होंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और उसके बाद कोरियालिसिस फोर्स, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब फिजिक्स का है ये, तो उसमें भी ये सारा यूज है। हाँ, फोकाल पेंडुलम, देखो याद आ गया उसको। क्वेश्चन, ए पैरेलल A parallel describe the curve P square equal to AR under a central force। ये इक्वेशन याद आ रहा है देख के कुछ? इसका क्या नाम है इक्वेशन का, कौन बताएगा? अंडर ए, अच्छा सेंट्रल फोर्स, बीएससी सेकेंड ईयर के बुक में है, कल देख के आइएगा। अरे बीएससी सेकेंड ईयर का मैकेनिक्स में है, इसीलिए कहते हैं फाइंड द लॉ ऑफ फोर्स। लॉ ऑफ फोर्स जब बोले ना तो वही दिखाना है कि जो फोर्स है वो आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या प्रोपोर्शनल है, बस आर और एफ में प्रोपोर्शनल का रिलेशन दिखाना है। फाइंड द लॉ ऑफ फोर्स। क्या हुआ? सॉल्यूशन। अरे कल तक टाइम दे रहे हैं, कल नहीं मिलोगे क्या? शादी उदी में जाना है तुमको भी। वी हैव पी स्क्वायर इक्वल टू ए आर, ठीक है, कोई दिक्कत? तो हम लोग क्या निकालेंगे? डी पी बाई डी आर, याद आ रहा है ना? चलो, तो यहां से देखिए 1/, पी स्क्वायर बराबर क्या होगा जी? पलट दिए इसको, कोई दिक्कत? इसको पलट दिए हम लोग, इसलिए कि फिर एक बार डिफरेंशिएशन करिए इसका विद रिस्पेक्ट टू आर। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू आर, क्या होगा जी? -2 बाई डी पी बाई 1 बाई माइनस, अरे आर के रिस्पेक्ट में आर करेंगे 1 बाई आर का क्या होगा? -1 बाई आर स्क्वायर, कोई दिक्कत? माइनस माइनस कैंसिल, तो डी पी बाई डी आर की वैल्यू क्या होगी? P³/2AR², कोई दिक्कत? वी नो दैट हम जानते क्या हैं? P इक्वल टू H²/PQ dP बाई dr, वैल्यू रख दो H²/P³, ये क्या होगा जी? P³/2A यूज सेकेंड। P से P कैंसिल हो जाएगा ना, तो H² बाई, तो यहां से क्या निकल गया? आसान है, हलवा है एकदम। वो भी किसका? गाजर का।
क्या हुआ? कौन सा? तो और कौन सा टफ है? कॉम्प्लेक्स टफ है लग रहा है। कॉम्प्लेक्स अच्छे अच्छे को हिला देता है, टफ नहीं है, आसान है, ऐसा मत बोलो भाई। हम सोच रहे हैं आप लोग को पढ़ा दे के एक चीज़ समझाने, तुम लोग तो पहले ही डर जा रहे हो। थर्ड ईयर का मैकेनिक्स बहुत इजी है, सेकेंड ईयर का मैकेनिक्स टफ है, बल्कि उसमें वर्चुअल वर्क, इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पढ़ना रहता है, कॉमन कैटेनरी, ये सब थोड़ा उसमें क्या है ना, देखो कॉमन कैटेनरी पढ़ोगे तो उसका हर एक क्वेश्चन अलग अलग, इजी स्टार्टिंग का इजी है, बट हर एक क्वेश्चन में अलग अलग लॉजिक लगेगा। और उसके बाद वर्चुअल वर्क इजी है थोड़ा। क्या है पहला चैप्टर? फोर्स इन 2 डायमेंशन। हाँ अच्छा, हाँ कोप्लानर फोर्सेस, वही फोर्स इन 2 डायमेंशन। वो तो और आसान है भाई, स्टेटमेंट है, खाली स्टेटमेंट है उसमें। बच्चे लैंग्वेज से डरते हैं, आप लोग की गलती नहीं है। अच्छा, अब इस पे हम क्वेश्चन दे, आप लोग लगा लोगे पक्का? चलो देखते हैं। पहले इसको लिख लो। हो गया जी? क्वेश्चन लिखिए, आप लोग सॉल्व करिए इसको, देखते हैं आप लोग सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। ये हो गया, इसी क्वेश्चन लिखते हैं, देखिए क्या होता है। पहले पोलर फॉर्म का दे रहे हैं, तब पेडल का दे रहे हैं, ठीक है। अब एक पोलर का हो गया, एक पेडल का हो गया, ठीक है, दोनों डिफरेंशियल है। अब फिर हम लोग पोलर पे आते हैं। पोलर का 2 क्वेश्चन कराना है। पोलर का इंपॉर्टेंट है, पेडल का बहुत छोटा छोटा रहता है, इसीलिए पेडल का कम आता है, लेकिन पोलर का सबसे ज़्यादा आता है, ठीक है। और जो एक क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, हर साल पूछता है, उसको मैं करा देता हूँ। और एक क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करिए, यहीं पे दिखाना है करके, बहुत होमवर्क वाले आए हो। लिखिए, फाइंड द लॉ ऑफ फोर्स। देखिए, देखते हैं अभी क्वेश्चन फर्स्ट, ये एक्सरसाइज का है, बहुत आसान दे रहे हैं, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं। फाइंड द लॉ ऑफ फोर्स। और सारा एक्सरसाइज तो होमवर्क ही देंगे, सारा एक्सरसाइज होमवर्क रहेगा। कितने क्वेश्चन है? 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन है, ठीक है। तो और उसमें से कुछ करा दे रहा है और सब होमवर्क। फाइंड द लॉ ऑफ फोर्स टू द पोल व्हेन ए पार्टिकल describe the following curves. Describe the following curve. कर्व लिखे हैं, कर्व्स नहीं लिख रहे हैं, हम बस एक ही दे रहे हैं। सिंगुलर प्लूरल वर्ड नहीं यूज करेंगे, ठीक है। एक ही कर्व दे रहे हैं तो यहाँ कर्व लिखेंगे। चलो जी, देखते हैं कौन करता है। R इक्वल टू ईजी वाला ही दे रहे हैं, a cos थीटा।
लो एक ठो और दे दे रहे हैं इसी में, R इक्वल टू A1 प्लस कॉस थीटा। चलो करो, क्या निकालना है? वही P और R का रिलेशन, ठीक है। जल्दी जल्दी करो। यहाँ से ब्लर दिख रहा है क्यों? आपका कितना आया है? करते रहो आप लोग। क्या आया है? वो नहीं, लास्ट में हमको चाहिए। लास्ट वाला रिलेशन क्या आया है? अरे P प्रोपोर्शनल टू निकालना है, लॉ ऑफ फोर्स निकालना है। दिखाओ। यही तो नहीं हो पा रहा है। अरे इसको R में करो U को, और एक कास से यहाँ से हटाओ, दिखाओ। अरे तो क्या किए हो तुम? कुछ किए ही नहीं हो। कर दे, चलो रहने दो, इधर देखो भाई। अच्छा करो, 2 मिनट और दे दे रहे। अरे जो लास्ट में डेरिवेशन करना है P और R में रहना चाहिए। भाई थीटा उटा हटा दो, यहाँ से गायब करो, एलिमिनेट करो। तो यही से U का R का वैल्यू न रख के यही से डिफरेंशिएट कर लेंगे, लेकिन U तो चाहिए। तुम क्या लिखे हमको समझ ही नहीं आ रहा है। इसका वैल्यू हम फाइंड किए हैं और लाके इक्वेशन में पुट कर देंगे पूरा फंक्शन। चलो देखते हैं, इधर देखो जी, करते हैं भाई। बहुत आसान है लेकिन हो नहीं रहा है, क्यों? देख लो आप क्या गलती किए हो। आप सही किए हो बट एडजस्ट नहीं कर पाए हो। गिवन दैट R इक्वल टू A cos थीटा, तो R बराबर 1/u रखेंगे ना, तो क्या होगा? AU cos थीटा बराबर 1। कोई दिक्कत?
यहाँ तक किसी को दिक्कत? मन करे लाग ले लीजिए। लाग इसलिए ले रहे हैं कि अलग अलग हो जाएगा। क्या होगा जी? log a प्लस log u प्लस log, अरे अलग अलग ब्रेक हो जाएगा। इधर देखो तो log a डिफ्रेंशिएटर करिए इसका, ये तो जीरो हो जाएगा। डिफ्रेंशिएटिंग फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा वी गेट, ये तो जीरो हो जाएगा। a कांस्टेंट है तो log a कांस्टेंट है, ये क्या होगा जी? 1/u du बाई डी थीटा होगा। ये देखो 1/cos थीटा और cos थीटा का माइनस, तो ये क्या होगा? माइनस tan थीटा, जीरो। कैसे? अरे उसको इधर देखो, आप लोग बिना लॉग लिए भी कर सकते हो। लॉग करने से क्या होगा? आसानी हो जाएगा। देखो 1/cos थीटा, cos थीटा का डिफरेंस माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा, तो यहाँ से क्या निकला? du बाई डी थीटा बराबर u tan थीटा। अरे tan थीटा को उधर भेजेंगे, फिर u को भी भेज दिए। अब फिर क्या निकालो? d2u बाई डी थीटा 2, तो क्या होगा जी? एक बार इसका डिफ्रेंसिएशन, फिर इसको छोड़ दो, प्लस u tan थीटा का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा होगा। देखो फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन सेकंड को छोड़े, फर्स्ट छोड़े सेकंड का डिफ्रेंसिएशन, दोनों तरफ u जोड़ दो। क्यों? क्योंकि हमको du बाई डी थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब u प्लस, अब देखिए du बाई डी थीटा का वैल्यू रखेंगे, क्या होगा? u tan थीटा, फिर tan थीटा प्लस u सेक स्क्वायर थीटा, दोनों तरफ u जोड़े, यहाँ u, फिर du बाई डी थीटा बराबर क्या रख दिए? u tan थीटा, तो मिले क्या होगा? देखिएगा d, अब देखिए u 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा? 2 सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ लिखते हैं तो डी, यहाँ पे u प्लस du बाई डी थीटा 2, ये क्या होगा जी? 2u सेक स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं? तो u प्लस du बाई डी थीटा 2, इसको लिख सकते हैं 2u बाई कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं। अरे सेक स्क्वायर थीटा को नीचे लाएंगे। अब यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी जी? कॉस थीटा बराबर, यहाँ ऐसे लिखे, कॉस थीटा बराबर क्या होगा? 1/au, तो रख दो वैल्यू। तो 1/cos थीटा बराबर क्या होगा? u प्लस du बाई डी थीटा का, तो ये क्या होगा? 2a स्क्वायर u क्यूब। इधर देखो cos थीटा बराबर 1/au, cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? 1/a स्क्वायर u स्क्वायर, और फिर इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो a स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, u तो यहाँ रख दिए, तो 2u है ऑलरेडी, a स्क्वायर u स्क्वायर रखेंगे तो 2a क्यूब u क्यूब, 2a स्क्वायर u क्यूब। अब हम लोग जानते हैं p बराबर क्या होता है? h स्क्वायर u स्क्वायर u प्लस du बाई डी थीटा 2, तो p बराबर h स्क्वायर u स्क्वायर, और ये क्या होगा? 2a क्यूब u पे पावर h स्क्वायर a स्क्वायर, देखो अभी u पे पावर 5, तो p इज प्रोपोर्शनल टू u पे पावर 5, क्या हुआ? r पे पावर 5 होगा। देखो कहाँ है? सही है।
कहाँ गलत है? लॉग लेने से कोई मतलब लॉग ले सकते हैं, लॉग लेने से थोड़ा आसान हो गया है डिफिकल्टी। अब उसको कैसे करेंगे करना? काफी है उसी तरह से जैसे cos थीटा का टर्म हटाया cos थीटा 1/a रखे तो कैंसिल हो गया तो लेकिन u क्यूब आ गया है सब मेरा कोई आ रहा है इससे u क्यूब आ रहा है। तुम कैसे किए हो? डी यू बराबर सेक थीटा टेन थीटा, डी टी यू बराबर सेक थीटा तो ये क्या होगा? सेक क्यूब थीटा प्लस सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ गलत किए हो ना, सही है। यू का वैल्यू रख दी है यहाँ से और d2 यू का यहाँ से रख दी है 1/a। रुक जाओ देख रहे हैं। पी बराबर एच स्क्वायर यू देख रहा हूँ। वन बाई ए कॉमन कर लिए हो, सेक थीटा बराबर क्या लिखे हो? तो ये कैसे लिख दिए 1 प्लस सेक स्क्वायर? यहाँ ये गलती किए हो ना तुम। ये कैसे खत्म होगा? 1 + tan स्क्वायर = sec स्क्वायर थीटा। हाँ तो 1 माइनस हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 होगा। वही तो गलत किए हो, आ जाएगा सब गलत है उनका फार्मूला गलत लगा दिए हो भाई। सही था, अच्छा प्रयास था। हो गया ये? चलो एक पेडल वाला दे रहे हैं, उसको गलत मत करना अब, ठीक है? चलो एक उसको करना अब नहीं कर पाओगे क्या? कि वो भी करे बैठ के? तो यही नहीं करना, उसको घर करना आराम से। यहाँ थोड़ा प्रेशर तुम लोग को पड़ जा रहा है। चलो पेडल वाला एक करो भाई। अच्छा सेम क्वेश्चन है बट यहाँ 1 दिया है, ऐसे दिया है r⁴n a⁴n cos n थीटा। ये दोनों में क्या अंतर है? n बराबर 1 है ना, और यही क्वेश्चन बार बार पूछता है। और इस क्वेश्चन को लगाने का सेम तरीका यही है। नहीं, n बराबर 1 मानेंगे तो ये मिल जाएगा, लेकिन क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है ये पूछा गया हर बार, बहुत बार। हम क्वेश्चन लगाने का तरीका बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन क्या होगा, सेम इसी कॉन्सेप्ट में। पहले क्या लेंगे? log n लेंगे, ठीक है? फिर डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर du बाई डी थीटा निकालेंगे, फिर d2u बाई तो u प्लस du निकालेंगे, फिर लास्ट में वैल्यू रख के सब एलिमिनेट कर देंगे, वो आ जाएगा। अभी देखिएगा कर भी देते हैं। पहले एक पेडल वाला आप लोग करिए, इसको मिटा दें। ये लिखना है क्या? सर ये किसमें है? पेडल में है? अरे ये पोलर में है, पेडल का देने जा रहे हैं। r⁴n कहाँ? ये भी पोलर में ही है, पेडल में कैसे होगा? हो गया? चलो
चलो कोई बात नहीं, देखिए प्रयास किए भले ही गलत हो गया, अब जो प्रयास ही नहीं करेगा उसका गलत सही क्या। इसीलिए कहते हैं जो बच्चे पढ़ते हैं उनका डाउट होता है, और जो पढ़ेंगे नहीं वो डाउट कहाँ से होगा। क्यों? लाइफ में चढ़ाव उतार होगी, कहीं चढ़ाव कहीं उतार, कहीं सुख कहीं दुख। ऐसा ही सूखे सूखे मिले तब तो वो आदमी पागल हो जाएगा, उसको दुख का एहसास ही नहीं होगा। इसीलिए जो भी है भगवान बनाए हैं सुख के साथ दुख भी देते हैं, तब लाइफ एक अच्छे से चलती है। अब मान लो लाइफ में किसी को दुख ही दुख दिए हो तो बेचारा वैसे मर जाएगा टेंशन के मारे कि नहीं, उसको भी कभी कभी। अब क्या है कि मैंने जैसे हम लोग हैं, अब हम लोग को मान लो कि एक साल 2020 दुख ही दुख है। अब भगवान कहेंगे ये लोग बहुत दुख झेल लिए हैं और अब सुख नहीं देंगे इन लोग को तो ये लोग हार्ट अटैक मर जाएंगे टेंशन मारे। तो क्या करते हैं, कहीं छोटा पल सा सुख ला देते हैं लाइफ में, और हुई है। हम तो 2018 मेरे लिए 2018-19 इतना लकी रहा है कि जितना भी एग्ज़ाम दिया हूँ मैं सब, मतलब मेरा जो ड्रीम था वो भी पूरा हो गया, मैं जिसके लिए तैयारी करने गया था वो भी हो गया। मतलब 2018-19 मेरे लिए बहुत ही लकी रहा, और 2020 सबसे बकवास रहा। ठीक है, तो यही होता है सबके लाइफ में, ऐसे आते ही है पल, कभी खुशी कभी गम। ठीक है, तो वही हम कहना ये चाह रहे हैं कि आप लोग ट्राई करेंगे, प्रयास करेंगे तो कभी होगा कभी नहीं होगा, तो निराश नहीं होना है। हम लोग को अपना काम करना है, अपना क्वेश्चन सॉल्व करना, उसमें कहीं गलती होगी कहीं सही भी होगा। लिखो भाई क्वेश्चन। फाइंड द लास्ट सेंट्रल फोर्स टूवर्ड्स। अब हम बताएंगे नहीं कौन पोलर है कौन पेडल है, आप लोग को डिसाइड करना है। फाइंड द लॉ ऑफ सेंट्रल फोर्स, फाइंड द लॉ ऑफ सेंट्रल फोर्स, find the law of central force towards the pole under, towards the pole under, hold the curve, hold the curve, hold the curve 2p square equal to r। चलो भाई, स्मॉल पी है, कैपिटल पी जब हम लिखेंगे ना तो ऐसे लिखेंगे। मेरा लिखने का ढंग आप लोग अभी देखते हैं, कभी कभी मैं एन को ऐसे लिखता हूँ, एस को ऐसे लिखता हूँ, मेरा सब बनता है। तो जब बड़ा लिखूंगा ना तो ऐसे लिख दूंगा, ऐसे यस। अब पता नहीं बहुत खराब आदत है ये। चलो इसको करो आप लोग। काहे पेज पलट रहे हो? तुम लोग अकल बहुत तेज चलाते हो, तो क्या करें अब? सॉल्व करो इसको, ऐसे रख दोगे पी ए बराबर 1/2, ए बराबर 1 रखने में तो वो तो आ ही जाएगा, सेम है। बट इसको सॉल्व करो ना कि याद कर लो पी स्क्वायर बराबर ए आर के लिए हम जानते हैं फोर्स लॉ ऑफ फोर्स, उसका नहीं रख, ये सब कंपटीशन में किया जाता है। जब सॉल्व करना होगा एग्जाम में तो तुमको प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा। अभी देखो ऐसे, 1 मिनट दिखा रहे हैं, इधर देख लो ए एन cos n थीटा, ठीक है। इसके लिए जो फोर्स लॉ ऑफ निकलता है पी,
ये प्रोपोर्शनल टू होता है 1/r⁴n+2, शायद यही होता है, या 2n+3 या 3n+2 जो भी होता है, इतना याद नहीं। अब इधर देखो जी, तब अब कहना ये याद कर लो। अब एग्जाम में लिख दो कि n बराबर 1, हेंस फोर्स, लॉ ऑफ फोर्स। आंसर तो सही है, ये कंपटीशन में किया जाता है, ठीक है। आंसर तो सही, गलत। इसके पहले वाले पेडल वाले में क्या करवाए थे, आंसर क्या आया था, मुझे नहीं पता आंसर सही है कि गलत है। सही है तो वेरी गुड। टू n+3 था, हो गया जी। अच्छा, यहाँ कर्व मान लो ये कर्व दिया रहे तो 2p²r, इसको रहने देते हैं, दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं। ये क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन सेम है, बट इसमें ये क्वेश्चन सेम है, लैंग्वेज भी सेम है, बट यहाँ p⁴n r⁴n+1 दिया है। कैसे फाइंड करेंगे? हो जाएगा ना? पहला वाला आया जी तुम्हारा, पहला वाला ही नहीं आया, तुम्हारा है बाबू। तो करो 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 जल्दी से करो, मैं इसको प्रॉपर लिखता हूँ, इसको भी करा देता हूँ। ये सब एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज के। नहीं नहीं, लॉग लेने की जरूरत नहीं। ए पार्टिकल डिस्क्राइब दस, लॉग क्यों लेंगे जब एक ही वेरिएबल है, अलग अलग नहीं। वहाँ लॉग क्यों लेते थे, r⁴n cos n थीटा था, फिर निकाल रहे थे तो un an cos n थीटा हो जा रहा था, तो यहाँ दो वेरिएबल एक साथ हो जा रहे थे, इसीलिए लॉग लिए थे। इसमें ऐसा कुछ, ए पार्टिकल डिस्क्राइब द सेंटर pan r⁴n+1 अंडर ए सेंट्रल फोर्स टू द पोल, फाइंड द लॉ ऑफ फोर्स, फाइंड द लॉ ऑफ फोर्स। पहला ला गया तुम्हारा जी, तुम पहला वाला नहीं है तो दूसरा वाला क्यों लिख रहे हो? देखे कहाँ गलती किया हो।
दिया क्या वो तो वन हो जाएगा a2 से 2 कैंसिल माइनस कैंसिल वन लगाओ dt by dr तो ये क्या आ जाएगा 1 by r स्क्वायर तो h स्क्वायर फॉर्मूला कर दो h स्क्वायर by d क्यूब dt by dr h स्क्वायर by r स्क्वायर और ये क्या होता है p इक्वल h स्क्वायर by r स्क्वायर तो p प्रोपोर्शनल टू 1 by r स्क्वायर ये हो गया जी आ गया सेकंड वाला वो आप बताएंगे करना क्या से वैसे करना है लॉग में लॉग ले लें लॉग ले ले ओके सर हो जाएगा सेम ऐसे करो फिर लॉग लॉग पीछे पड़ो लॉग कब लेंगे जब दो वेरिएबल एक साथ हो इसमें तो p r नहीं है हां ट्राई करो इधर हम ही कर देते हैं given that p a to the power n r to the power n plus 1 है ना एक सेकंड में देख ले रहा हूं क्वेश्चन सेम है हां अब देखो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू r तो dp by dr क्या होगा जी इधर देखो अब इधर देखो कह रहे हैं n plus 1 r to the power n ये होगा फिर फार्मूला dp by dr बराबर क्या होगा n plus 1 अपान an r to the power n हम जानते हैं p बराबर h स्क्वायर अपान b क्यूब dp by dr तो p क्यूब क्या होगा जी देखो यहाँ से r to the power 3n plus 3 अपान a to the power 3n अरे a to the power n को इधर भेजेंगे दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो वो मिलेगा p क्यूब की वैल्यू कोई दिक्कत रख दो h स्क्वायर अपान r टू द पावर 3n प्लस 3 और ये ऊपर चला जाएगा a टू द पावर 3n और dt की n प्लस 1 a टू द पावर n rn कोई दिक्कत यहाँ से p क्यूब की वैल्यू रखें और यहाँ से dp by dr की वैल्यू रखें देखो उसको ऊपर ले जाओगे ना तो a टू द पावर 3n माइनस n तो a टू द पावर 2n h स्क्वायर और rn नीचे लाओगे तो ये क्या होगा r टू द पावर 2n प्लस 3 और यहाँ क्या होगा n प्लस 1 इसको ऐसे लिख सकते हैं n प्लस 1 a टू द पावर 2n h स्क्वायर अपान r टू द पावर ये सारे कांस्टेंट हैं तो क्या बचेगा यहाँ से p प्रोपोर्शनल टू 1 upon r to the power 2n plus 3 कितना आसान कोई दिक्कत कुछ करना था खाली डिफरेंशिएट करके वैल्यू रखना भाई तुम लोग घबरा जाते हो इसी में log कब लेना ये p equal to n plus 1 a to the power क्या हुआ p proportional to r to the power 2n plus 3 यहाँ ऐसे लिख लीजिएगा क्योंकि p क्यूब की जगह कैसे ये p बराबर r to the power n plus 1 अपान an होगा दोनों तरफ का होल क्यूब करो अब आया समझ में लिख लो लिख के जब हो जाएगा तो उसको वीडियो को बंद कर देना ठीक है हाँ
गया? क्या हुआ? कुछ दिक्कत? और आप लोग को होमवर्क भी देते रहे हाँ? किसके पास? मैकेनिक्स इसी से पढ़ना आप लोग। वंदना में क्या है ना, बहुत सारे लैंग्वेजेस मिलेंगे आपको। हाँ ले लेना ठीक है, आप बता दे रहे हैं। मन करे तो वहाँ मिल जाएगा, बक्सीपुर में मिल जाएगा। आज के लिए फोटो ले लो एक्सरसाइज का, कोई भी बुक ले लो। देखो वंदना में जब दिया रहेगा ना, वंदना में शायद एफ दिया है, क्या दिया पी की जगह पे एफ, तो सारा फार्मूला एफ में हो जाएगा। और ये जो पेडल फॉर्म वाला है, ये पी ही रहेगा, बस ये कैपिटल पी जो एक्सीलरेशन लिए थे स्टार्टिंग में, वहां पी की जगह पे आप रखेंगे। ये स्मॉल पी है, ये तो हर जगह पी ही रहेगा, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो एक्सरसाइज के आप लोग जितने भी क्वेश्चंस हो पाएंगे करिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट में हम पढ़ाएंगे इसके 1-2 क्वेश्चन और कराते हैं, उसके बाद में कंप्लीट हो जाए, फिर हम लोग सेक्टोरियल एरिया जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ाएंगे। चलो।